will join the class in 2 minutes. Please wait. Kamar Abid Saab, can you hear me, sir? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी, वालेकुम सलाम आबिद साहब। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आबिद साहब आ रही है। आबिद साहब, कोई असिस्टेंस चाहिए आपको? क्योंकि आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आप पोस्ट हैं, आप पार्टिसिपेंट देख सकते हैं, आप Q&A से देख सकते हैं। हाँ मुझे अंदाज़ा है। हम अपने कॉलेज में भी ना इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे है अंदाज़ा। तो चलिए बस ठीक है आपने मुझे सर। बताना है जब स्टार्ट करना है। अगर अजान का वेट ये करना है तो ओके सर, अज़ान का भले वेट कर लें। योर हाँ। टाइम इज़ स्टार्ट एक्चुअली। ओके ओके, सिर्फ 2 मिनट हो जाए, अजान हो जाए, बस फिर इंशाल्लाह शुरू कर दें। ओके।
अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो काइंडली हैंड रेज कर दीजिएगा ताकि मैं अपने क्लास को बाकायदा शुरू करूं। जी स्टूडेंट्स, हेलो। कमर साहब, यू में स्टार्ट द क्लास सर। स्टूडेंट्स आपको रिप्लाई नहीं कर सकेंगे सर। ओके ओके ओके, इट्स फाइन इट्स फाइन। ओके सर। चल ओके बच्चों, तो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिट एंड एश्योरेंस। स्ट्रैटेजिक लेवल का पेपर है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर और आगे इसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन है जब आप ट्रेनिंग करेंगे या जॉब में जाएंगे। तो वन ऑफ द कोर एरिया है जो अकाउंटेंट्स की डोमेन में आता है। तो इसको आपने सबसे प्राइम जो हमारी इस ऑनलाइन क्लास इस डायलेमा के अंदर करने का मकसद है, प्राइम जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों, हमने पेपर पास कर। तो इसमें जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है इस पेपर को पास करने के लिए बच्चों, तो बहुत ज्यादा कोई बुकिश नॉलेज आपको नहीं चाहिए। आज सिर्फ मैं आपको एक सिलेबस का ओवरव्यू दूंगा, आपको एक से दो टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगा और मैं अपना तरीकाकार बताऊंगा कि हम अपनी क्लास को किस तरीके से लेके चलेंगे। हिस्टोरिकली अगर हम जिन स्टूडेंट्स को मैंने लास्ट 8 to 10 years में पढ़ाया है तो दे परफॉर्म रियली वेल, सही है ना। उसमें अगर आप मेरी डायरेक्शंस के ऊपर अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेंगे। तो बच्चों इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, अगर आप ऑडिट के सब्जेक्ट को देखें ना, तो हिस्टोरिकली इसका जो पास रेट रहा है, जितनी हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देख लें, चाहे एसीएमए की बात कर लें, सीए की बात कर लें, एसीसीए की, इसका पास रेट तो बहुत ज्यादा नहीं रहा किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। उसकी बच्चों दो रीजन है, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लें कि इसकी रीजन क्या है। इसमें फेलियर रेट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप इन दो चीजों को इंश्योर कर लेंगे तो आपको मुमकिन नहीं है कि आपको किसी किस्म की कोई फेलियर के हवाले से जनाबेला प्रॉब्लम। एक चीज बच्चों कि इसके लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है कि आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करें, ना कि बुकिश नॉलेज रटा मारें और उसकी बेसिस पे आप लिख के आ जाए, कुछ नहीं फायदा होना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट या एश्योरेंस, इसकी आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, जिसके लिए हम फर्स्ट जो मैं नॉर्मली करता हूँ कि हमारी फर्स्ट 8 to 10 लेक्चर्स बच्चों सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको अपने जो मेरे बेसिक नोट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी कर लूंगा। और इंशाल्लाह ताला अगर आप उन बेसिक नोट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें तो आप 30-40 मार्क्स उसी की बेस पे सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैंने क्या कहा कि आपको कॉन्सेप्चुअली इस सब्जेक्ट को समझना है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली इस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं तो फिर अगला स्टेप आ जाता है। अच्छा, तो स्टेप नंबर 1 कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और नंबर 2 राइटिंग स्किल आपकी। क्या आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया, जो एक मेन प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट का कि बच्चा लिख नहीं पाता, ठीक है। जब लिख नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो फिर उसमें होता ही है कि वो अपना जो मार्क्स चाहिए उसे कामयाबी के लिए वो इंश्योर नहीं कर पाता। तो बच्चों दो चीजें, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और दूसरा आपको राइटिंग स्किल, लिखना कैसे आप। ये टेक्निकल इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ टेक्निकल वर्डिंग है। जब हम उस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे ना बच्चों, तो आपने उसी वर्डिंग को यूज करना है जो आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। तो इन दो चीजों के हवाले से आपने बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपको जितना पूछना है मुझसे बार बार पूछना, ठीक है। तो दो चीजें तो ये हो गई। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि ये 100 मार्क्स का पेपर है बच्चों, सही है। 100 मार्क्स का पेपर है। मैं देख लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है जी। वॉइस कट रही है, मेरे एंड से तो प्रॉब्लम नहीं है, चेक कर लें। मेरे एंड का प्रॉब्लम नहीं है, सही है जी। मेरी तो एक सेपरेट लाइन से मैं जनाबेला कनेक्टेड हूँ बच्चों। ओके, तो बात को कंटिन्यू करता हूँ जी। तो 100 मार्क्स का बच्चों पेपर है, 50 पासिंग मार्क्स हैं। इसमें दो स्टाइल के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। एक स्टाइल ऑफ क्वेश्चन क्या है कि हमारा नॉलेज बेस्ड पेपर आता है। ठीक है, हमारे 100 मार्क्स के पेपर के अंदर एक नॉलेज बेस्ड पोर्शन होता है बच्चों। ठीक है, नॉलेज बेस्ड पोर्शन अराउंड कोई रफली सेफ साइड पे अगर हम बात करें तो आपको 25 टू 30 मार्क्स तो सिक्योर करवा ही दे। उसके लिए अगर आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और एक बेहतर बुकिश नॉलेज है तो बच्चों उसको तो आप बड़े आराम से secure कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है ना बच्चों, इसमें जो आपका 70 अराउंड मार्क्स का क्वेश्चन है, सपोज दैट, या 60 मार्क्स कह लें, तो वो बच्चों सिनेरियो बेस्ड है। और सिनेरियो बेस्ड में मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप उस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए, उसके लिए कोई क्रैमिंग नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एक रीजनेबल प्रैक्टिस बच्चों। ठीक है जी, तो दो चीजें मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट, कि ऑडिट होता क्या है, ऑडिट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, अगर आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाए अच्छे से, ठीक है। और दूसरा, एक रीजनेबल प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस का मटेरियल भी बताता हूँ हम, मैं आपको सोर्स बुक्स भी बताता हूँ कि हम किस तरीके से इसको लेके चलेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इन चीजों पे अमल किया तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ओके जी, तो 100 मार्क्स का पेपर बच्चों, 50 पासिंग मार्क्स हो गए। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो सिलेबस पे आज बात नहीं कर सकता क्योंकि सिलेबस को अगर मैं बोलूंगा भी सही तो आपको इनके कंटेंट्स का अंदाजा नहीं होगा। हाँ, सिलेबस में क्या कुछ है, इसमें किन किन स्टैंडर्ड्स को हमने करना है, लेकिन ये सारी बातें तकरीबन 5 से 7 लेक्चर के बाद अगर मैं आपसे करूंगा तो आप चीजों को बहुत बेहतर समझ सकेंगे। ओके बच्चों, तो अगर इसकी बुक्स की बात करूं तो मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूं F8 की बुक है, ऑडिट एंड एश्योरेंस की, कैपलान की। ठीक है, ACCA की F8 की बुक है, ऑडिट एंड एश्योरेंस की, कैपलान की। मैं कोशिश करूंगा कि लेटेस्ट हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में हो ताकि मैं तमाम बच्चों से शेयर कर लूँ। मीन वाइल 1 साल पुरानी, ऑलमोस्ट उसमें कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट ऐसे चेंज नहीं है, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स CA की कैप 9 की बुक यूज़ कर रहे हो। ठीक है जी, ऑलमोस्ट काफी सारे 70 टू 80% कंटेंट्स वही हैं जो हमारे सीए के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। तो मेरी रिकमेंडेड बुक है ACCA की, आप अगर ऑडिट एंड एश्योरेंस की कैपलन की बुक ले लें, F8 वाली, एडवांस की नहीं, तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा रिकमेंडेड है, अच्छी प्रैक्टिस बच्चों में। दूसरा, अगर आप KF9 में कंफर्टेबल हैं तो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बुक्स के हवाले से बता दिया। तो मैं अपने क्लास को शुरू करता हूँ बच्चों। नॉर्मली इस तरह नहीं शुरू करूंगा मैं कि मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूं ऑडिट क्या होता है। तो मैं थोड़ी सी आपकी पार्टिसिपेशन चाहूंगा पहले 10 से 15 मिनट, फिर उस पार्टिसिपेशन की बेस के ऊपर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। बच्चों, अगले हमारे 8 से 10 जो लेक्चर है ना, ये दो वर्ड्स जो हमारे सब्जेक्ट का टाइटल है, ऑडिट एंड एश्योरेंस, सिर्फ हमने 8 से तो 10 लेक्चर हैं, इसी के ऊपर जनाब लगाने हैं कि व्हाट इज ऑडिट एंड व्हाट इज एश्योरेंस। अच्छा, ये 8 से 10 लेक्चर जब हम इन दोनों वर्ड्स को समझ लेंगे ना बच्चों, तो उसके बाद आप ये समझ लें कि आपका 30-40% सिलेबस भी कवर हो चुका होगा। फिर हम सेकंड फेज में चले जाएंगे, उसकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं अपनी क्लास को जरा शुरू करता हूँ। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन आंसर बॉक्स में देखता हूँ कि अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको आंसर करता हूँ जनाब, अदरवाइज मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ 5 से 10 सेकंड वेट करूंगा, उसके बाद बात को आगे बढ़ाऊँ। ओके बच्चों, तो
जी, मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड अवेलेबल हो गई तो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर लूंगा बच्चों। कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी, ठीक है ना। ये लास्ट एडिशन तो मेरे पास मौजूद है, मैं कोशिश करूंगा कि जो लेटेस्ट एडिशन है मैं वो अवेलेबल कर दूं, ठीक है, उसकी बेस पे हम ले चलेंगे। बहुत जबरदस्त बुक है बच्चों, बहुत अच्छी प्रैक्टिस मौजूद है, ठीक है। जी, मैं अपना नंबर शेयर कर लूंगा, मैं इंशाल्लाह मैनेजमेंट आपके साथ नंबर शेयर कर लेगी, ठीक है। मेरा नंबर मैनेजमेंट से आप ले सकते हैं। उसके बाद जिस तरीके से भी हम जो भी अगर ऑफिशियल हमारा स्टूडेंट्स का ग्रुप बन जाएगा, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन या जो डॉक्यूमेंट्स होंगे या नोट्स होंगे वो शेयर होते रहेंगे। इस चीज़ को मैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके आपके साथ फर्दर कम्युनिकेट हो जाए। ओके बच्चों, ओके ओके, चलें जी, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा एक पार्टिसिपेटिव वे ऑफ लर्निंग में लेके चलेंगे चीजों को। हम हमारे पास बड़ा टाइम है कि हम मैं बोलता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव, जितनी आपकी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी ना बच्चों, उतना ही हम इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बना सकते हैं और उतनी ही लर्निंग आपकी अच्छी होगी। तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है, प्लीज जो आपके जहन में एक रीजनेबल जवाब आता है मुझे वो दीजिएगा। मैं अपने पहले सब्जेक्ट के टाइटल से स्टार्ट करता हूँ, व्हाट इज ऑडिट। मेरा अगर आप क्वेश्चन सुन रहे हैं तो प्लीज मुझे आंसर करें कि जो आपके जहन में ऑडिट का लिटरेरी मीनिंग आता है। तो सर हमें तो लगता है ऑडिट ये होता होगा बच्चों, तो प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करें जी, व्हाट इज ऑडिट। जी बच्चों, मैं वेट कर रहा हूं कि आप मुझे रिस्पॉन्ड करें कि ऑडिट होता क्या। कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे, सिंपल जो आपके जहनों में एक आसान सी डेफिनेशन। ओके, चेक एंड वेरीफाई, लॉग्स चेक करना, रिकॉर्ड्स चेक करना, चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। शाबाश बच्चों, प्लीज रिस्पॉन्ड करें। जितना आप रिस्पॉन्ड करेंगे आप देखेंगे कि मुझे आप खुद ही ऑडिट की डेफिनेशन को समझ जाएंगे। मेकिंग श्योर दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर फेयर, ट्रू एंड एक्यूरेट। ओके, फॉर्म ऑफ, प्लीज जी आवाज म्यूट कर दीजिएगा, स्टूडेंट्स की आवाज आ रही है, प्लीज काइंडली म्यूट कर। ओके, फॉर्म ऑफ चेकिंग द रेगुलेशन, verification of financial statements true and fair view, finding loopholes, examination of financials of the company to inspect something, shabash, checking the books of accounts, चोरी पकड़ना, चलें कोई नहीं, ठीक है, शाबाश, वेरिफिकेशन, ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, शाबाश, कीपिंग कंट्रोल एंड सो ऑन। चलें जी, रुक जाए जी। अब मैं थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करता हूँ। वेरी गुड, आई नीड दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स बच्चों। अगर आपका इसी तरह का रिस्पॉन्स होगा तो हमारी लर्निंग बहुत जबरदस्त हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसमें मुझे सिर्फ आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जितना आप इन्वॉल्व होंगे और उसके बाद मेरी दी हुई असाइनमेंट्स को आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत बेहतर रिजल्ट जनाब। आप रिप्लाई काइंडली रोकिएगा जनाब। तो मैं इसके इसके जितनी भी आपके रिप्लाई आए ना बच्चों, ठीक है, मोर और लेस ठीक है। जो बच्चों ऑडिट कहते हैं, मैं सादा लफ्जों में बोलूंगा, ऑडिट कहते हैं जांच पड़ताल करना, वेरिफिकेशन करना, एग्जामिन करना। बिल्कुल सही कहा कि लोगों ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी मैं नहीं जिक्र करूंगा इसको, मैं तो सिंपल ऑडिट का मीनिंग जानने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर हम उसको अप्लाई करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट के ऊपर। जी, ऑडिट का मतलब आपने कहा वेरिफिकेशन, एग्जामिन करना, जांच पड़ताल करना, चीजों को देखना। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम वेरिफिकेशन क्यों करते हैं। प्लीज कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में मुझे रिप्लाई ना करें, सादा बात कर रहा हूं कि जनाबिला, ऑडिट मींस वेरिफिकेशन, ऑडिट मींस एग्जामिनेशन, ऑडिट मींस जांच पड़ताल करना, चीजों को वेरीफाई करना। मैं यहां तक आपके साथ एग्री हूं बच्चों, ठीक हो गया। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, ठीक है, मैं अगेन आपको रोक रहा हूं कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना जवाब दें। सिंपल मुझे ऑडिट का सिंपल जो आम लफ्जों में मतलब है जनाब कि चीजों की जांच पड़ताल करना। मुझे अब रिप्लाई करें कि हम ये जांच पड़ताल क्यों करते हैं। आखिर इस जांच पड़ताल करने की कोई तो रीजन होगी ना बच्चों,
तो काइंडली मुझे अब जवाब दें कि क्या रीजन हो सकती है, आपको क्या लगता है कि ये चीजें जांच पड़ताल क्यों की जाती है? जी बच्चों रिप्लाई करें प्लीज। ओके, फ्रॉड चेक करना, चेक एंड बैलेंस पर्पस, टू डू थिंग इन करेक्ट मैनर। अच्छा, हर कोई रूल्स को फॉलो कर रहा है फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, फॉर इंस्पेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ सम क्लेम, टू फाइंड एरर एंड फॉर रिलायंस। एक्सीलेंट रिस्पॉन्स बच्चों, एक्सीलेंट रिस्पॉन्स। अगर आपकी यही इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। Remove errors and frauds, maintain data integrity. Okay, stopping us from achieving goals. Management is using. Okay, okay, बिल्कुल सही कहा जनाब। चलें, अब आप रुकेंगे, मैं बात को कंटिन्यू करूंगा। ओके, अब आप रुकेंगे बच्चों तो बात को कंटिन्यू करूंगा। तो मैं इसको आपकी बात को कंक्लूड करता हूं बच्चों कि ऑडिट होता क्या है। ऑडिट होता क्या है? ऑडिट बच्चों, जिस तरह आपने कहा, मैं एक न्यू स्क्रीन ओपन कर लूं। जी, आपने कहा बच्चों कि ऑडिट क्या है? ऑडिट इज अ वेरिफिकेशन। ऑडिट इज अ वेरिफिकेशन। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने एग्री किया जी कि ऑडिट नाम है इसका वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, एब्सोल्युटली राइट कि हमने कहा जनाब ऑडिट नाम है किसका? वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स का नाम है जनाब। ओके, अच्छा जी, उस रिकॉर्ड्स की बेसिस पर ऑडिट मींस, ठीक है जी। तो इनिशियल है, थोड़ा सा मैं अपना क्या कहते हैं इंशाल्लाह, मेरा राइटिंग पैड आज नहीं है, कल इंशाल्लाह अवेलेबल होगा तो मैं उस पर करता रहूंगा। ऑडिट मींस बच्चों, आपने नंबर 1 क्या कहा कि वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, एंड जो इसमें नंबर 2 जो चीज आपने नहीं बोली, on the basis of that verification you have to express an opinion. That's it बच्चों। आप इस बात को समझ लें कि आपने क्या करना है। आपने वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स करनी है, आपने वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स करनी है और उसकी बेसिस पर ओपिनियन फॉर्म करनी है। ठीक है बच्चों, ओपिनियन फॉर्म करनी है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑडिटिंग बच्चों। ठीक हो गया? तो ऑडिट में अब आपने क्या समझा कि ऑडिट में 2 चीजें हैं। ऑडिट में ओके ओके ओके, अगर आपको मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही जी, मैं अगेन 1 मिनट शेयर करता हूँ जी। अगर नहीं नजर आ रही तो मैं शेयर कर लेता हूँ। इट्स ओके नाउ, प्लीज चेक कीजिएगा जी। ओके बच्चों, जी उमर आप ठीक है? ओके, ठीक हो गया जी। तो व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट में हम वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स करते हैं बच्चों। इसी कॉन्सेप्ट को हम कंपनी पे अप्लाई कर देंगे बच्चों, किसी जगह भी अप्लाई कर देंगे। लेकिन ये इतनी जबरदस्त मतलब बात है, अब आगे जाके आप सीखेंगे। लेकिन इस ऑडिट के अंदर है 2 चीजें कि आपने जाके रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना है और उसकी बेसिस पर ओपिनियन फॉर्म करनी है। दैट प्रोसेस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑडिट। दैट्स इट। छोड़ दें कंपनी है कैसे करते हैं ऑडिट, लेकिन पहले तो इस बात को समझें कि ऑडिट होता क्या है। आप बच्चों शायद रियल लाइफ में डेली बेसिस पे इस एक्सरसाइज को बड़ी दफा करते हैं। ठीक है, आपने अगर एक गाड़ी भी खरीदनी होती है ना तो आप ऑडिट के प्रोसेस से गुजरते हैं। ठीक है जी, आपने ऑडिट गाड़ी खरीदनी है तो हम क्या करते हैं, शोरूम्स पे जाते हैं, मुख्तलिफ जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाते हैं, दोस्तों से पूछ लेते हैं
कोई रिलेटिव से पूछ लेते हैं जिनके पास अगर वो गाड़ी हो या जिस मॉडल में आप इंटरेस्टेड हैं। ये सारा क्या है बच्चों? ये सारा वेरिफिकेशन ही तो है। ये वेरिफिकेशन ही तो कर रहे हैं आप, ठीक है? और उस वेरिफिकेशन की बेसिस पर आप अपने लिए ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं कि मुझे कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि आप घर खरीदना चाहते हैं, तो बच्चों मुझे बताएं कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आप वेरिफिकेशन करते हैं कि नहीं करते? अगर वेरिफिकेशन करते हैं उसके बाद दोस्तों से मिलते हैं, मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर से मिलते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ अपना रेजिडेंशियल कॉलोनीज का विजिट करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप और ये मजे की बात है कि आप ये ओपिनियन अपने लिए फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे बिजनेस पर, ठीक है, तो वो फिर हम हमें किसी ने भेजा होगा। ओके बच्चों, तो व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ टू थिंग्स। यू हैव टू verify the records and you have to express an opinion on the basis of that records। अगर मैं आपसे कहूं जनाबेला कि अल्टीमेट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, जो पर्सन ऑडिट करता है ना बच्चों, जो पर्सन ऑडिट करता है, मुझे वन वर्ड में जवाब देना है आपने कि जो पर्सन ऑडिट करता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी बच्चों, आई एम वेटिंग कि आप मुझे रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। ऑडिटर की आपको इस डेफिनेशन के बाद क्या बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आई? जी बच्चों रिप्लाई करें। शाबाश इब्राहिम, शाबाश, वेरी गुड। जी फाद नहीं, ईमानदार नहीं, ठीक है। यस, मेजोरिटी ने शाबाश अच्छा जवाब दिया है कि द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इज बच्चों टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, दैट्स इट। अब ओपिनियन फॉर्म करने के लिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस 1 और 2 के दरमियान एक स्टेप ऐड करें, ओपिनियन फॉर्म करने के लिए उसे क्या चाहिए? जी बच्चों, अगर इस 1 और 2 के दरमियान अगर आप एक पॉइंट और ऐड करना चाहें तो क्या ऐड करेंगे बच्चों? रिप्लाई करें। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ठीक है जी। और ओपिनियन फॉर्म करने के लिए बच्चों बताएं उसे क्या चाहिए? शाबाश बच्चों, रिप्लाई प्लीज। रिकॉर्ड्स तो ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, शाबाश, कि उसने रिकॉर्ड्स को चेक करना है। शाबाश शाबाश, कुछ बच्चों ने बड़ा जबरदस्त। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरिफिकेशन ऑडिटर विल ऑब्टेन एविडेंस। यस, वेरी गुड। तो बच्चों क्या समझ आया आपको जनाबिला कि ऑडिटर का काम क्या है? कि उसने ओपिनियन फॉर्म करनी है, और ओपिनियन फॉर्म करने के लिए उसने क्या करना है? उसे एविडेंस चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसे एविडेंस बच्चों क्यों चाहिए? क्योंकि उसने ओपिनियन फॉर्म करनी है, ठीक है जनाब, ताकि वो कल को प्रूव कर सके कि उसने जब जाके चीजों को वेरीफाई किया तो उसे क्या इंफॉर्मेशन मिली। अगर वो एविडेंस ऑब्टेन नहीं करेगा तो उसकी ओपिनियन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। ओके बच्चों, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो अब आपको क्या समझ आई कि व्हाट इज ऑडिट? ठीक है, ऑडिट मींस इट्स अ वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, and on the basis of that verification, auditor is required to obtain evidence, and on the basis of that evidence auditor have to express an opinion। जी बच्चों, अगर ऑडिट की बेसिक डेफिनेशन के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पहले वो पूछें, फिर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। इसी ऑडिट को हम अप्लाई करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जी बच्चों, मैं वेट कर रहा हूँ 10 से 15 सेकंड, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे लेता हूँ, वरना बात को मैं आगे बढ़ाऊं। जी अब्बास, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, देखते जाएं। क्या इन्होंने पूछा, क्या ऑडिट एश्योरेंस है?
ये तो आप बताएंगे जिस दिन मैं आपको इंशाल्लाह 2 से 4 दिन के बाद एश्योरेंस की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा ना, तो फिर आपको जनाबिल्ला अंदाजा होगा कि क्या ऑडिट एश्योरेंस होता है, एश्योरेंस ऑडिट होता है। देखिए इन सारी बातों की इंशाल्लाह ताला क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन आप सिर्फ प्राइमरली बताएं कि क्या ऑडिट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो अगर आपको ऑडिट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज मुझे अपना आंसर बॉक्स में यस लिख दें, ताकि मैं बात को आगे बढ़ाऊं और मुझे थोड़ा सा ये भी यकीन हो कि आप सब लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आप लोग बोर नहीं हो रहे मेरी डिस्कशन से। जी बच्चों प्लीज। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। बस बस ये करते रहना कि आप लोग साथ होने चाहिए। ओके बच्चों, तो अब हम इस ऑडिट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, आपसे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आप ऑडिट को खुद ही एक्सप्लेन करेंगे बच्चों जब मैं आपसे क्वेश्चन करता जाऊंगा। जैसे अभी आपने ऑडिट की डेफिनेशन खुद से डिराइव कर ली कि ऑडिट मीन इट्स अ एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट records, and on the basis of that examination auditor obtains evidence, and on the basis of that evidence auditor express an opinion. Ultimate responsibility of the auditor is to express an opinion. Okay बच्चों, तो मैं अगर बात करूं एक कंपनी की, मैं अगर बात करूं बच्चों एक कंपनी की, तो मुझे जरा थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन, खासतौर पे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का स्ट्रक्चर तो मुझे बताएं। मुझे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का स्ट्रक्चर तो बताएं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में और सोल ट्रेडर फॉर्म ऑफ बिजनेस में मुझे लीगल फर्क ना बताइएगा, मुझे मैनेजमेंट हायरार्की वाइज डिफरेंस बताएं। एक सोल ट्रेडर या एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की या स्ट्रक्चर के हवाले से क्या फर्क होता है। जी बच्चों रिप्लाई करें प्लीज। जी बच्चों शाबाश, रिप्लाई करें प्लीज। शाबाश, शाबाश सलमान, सुलेमान शायद। जी बच्चों, जब हम इसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें एक बात नजर आती है क्या, कि देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अब ये मुझे बताएं कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है कि देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, ये सेंटेंस मुझे बताएं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए ज्यादा ट्रू लगता है या सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के लिए। जी मैं अपना क्वेश्चन लिख चुका हूं आपके सामने। जी जैद कहते हैं कंपनीज के लिए, सोच लें जैद। there is a no separation there is a no separation between ownership and management। जी मेरा क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज माय क्वेश्चन, कि आपको क्या लगता है कि देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये बात कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए आपको ठीक लगता है। ओके बच्चों, दैट्स इट, वेरी गुड। जी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने कहा कि ये जो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है, इसमें ऑनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ जो कर रही होती है, ऑनरशिप और मैनेजमेंट में कोई सेपरेशन नहीं होती। तो बच्चों अब आपको बात भी समझ आ गई होगी कि फिर ऑडिट की भी जरूरत नहीं है। आपको लगता है फिर सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऑडिट होना चाहिए। जी बच्चों क्या कहते हैं आप। शाबाश अता। यस यू गॉट माय पॉइंट, यस वेरी गुड। जब बच्चों जहां पर सेपरेशन होगी ना, देखिए वो अपने लिए करवा लें, ठीक है, वो
दैट्स व्हाई ये आपने देखा होगा कि कंपनीज के लिए ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है, आपने लॉ में पढ़ा होगा ना, कंपनीज के लिए ऑडिट करवाना, वो भी खास कैपिटल से ज्यादा की वो पढ़ेंगे हम, कंपनीज के लिए ऑडिट करवाना मैंडेटरी। अब आपको बात समझ आई होगी कि कंपनीज के लिए ऑडिट करवाना क्यों मैंडेटरी होता है, क्योंकि देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब आप समझ सकते हैं कि जब अगर फर्ज करें हम 50 लोग मिलके एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है, और 2 3 4 लोगों को हम अपने में से डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देते हैं और फिर वो फर्दर अपना क्या कहते हैं मैनेजमेंट अपॉइंट करते हैं जनाब। ठीक है बच्चों, ओके। तो आप समझ सकते हैं कि सपोज दैट हम 50 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसमें 50 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया और हमने उस कंपनी को चलाने के लिए 4 5 लोगों के हाथ में सारे फैसले दे दिए बच्चों, और जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं जनाब, कि डायरेक्टर्स के पास मेन पावर होती है कंपनी के डिसीजन लेने की, और फिर फर्दर उसके नीचे एक मेन टॉप मैनेजमेंट एंड मिडिल मैनेजमेंट आते हैं। तो बच्चों पैसा हमारा, पैसा शेयर होल्डर्स का, और कंपनी की मैनेजमेंट बच्चों किसी और के हाथ। So that is called, there is a separation between ownership and management. There is a separation between ownership and management. अब आप बात को समझ सकते हैं कि जब ओनरशिप और मैनेजमेंट में सेपरेशन है तो क्या ख्याल है कि फिर हम मैनेजमेंट की जांच पड़ताल करें या ना करें? जवाब दें बच्चों कि जब पैसा हमारा और कंपनी चलाने का डिसीजन हमने किसी और को दिया हुआ है तो क्या ख्याल है, क्या हम उसकी अकाउंटेबिलिटी का हक रखते हैं कि नहीं रखते? जी वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त जा रहे हैं बच्चों आप। जी शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जनाब अल्लाह। ठीक है ना, इसी वजह से तो ऑडिट होता है बच्चों। अब हुआ क्या कि मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ। ठीक है, होता ये था कि अ, जिस वक्त छोटे छोटे बिजनेसेस थे, आप जरा सोचें, सोल ट्रेडर फॉर्म ऑफ बिजनेस है, सोल ट्रेडर फॉर्म ऑफ बिजनेस है, सोल ट्रेडर फॉर्म ऑफ, सोल ट्रेडर फॉर्म ऑफ, जी सॉरी बच्ची, मैं थोड़ी सी ऑडियो अपना क्या कहते हैं रुकी होगी। सोल ट्रेडर फॉर्म ऑफ बिजनेस, पहले बच्चों बिजनेस सोल ट्रेडर होते तो कोई ऑडिट का कॉन्सेप्ट नहीं था, मैं ही मैनेजर मैं ही मालिक। ठीक है, मैं ही ओनर हूं और मैं ही मैनेजर हूं, तो मुझे एक बात बताएं कि मैं किससे फ्रॉड करूंगा? सही है, और मैं किससे झूठ बोलूंगा? सही है जी। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेडर फॉर्म ऑफ बिजनेस में होता यही है बच्चों कि ओनरशिप और मैनेजमेंट सेम हैंड्स में है, तो इसलिए और अकाउंटेबिलिटी की भी कोई जरूरत नहीं होती। जबकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आप एक खास तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं कि देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। और जब भी बच्चों ओनरशिप और मैनेजमेंट में सेपरेशन होगी, हमेशा देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ फ्रॉड्स। उसकी वजह क्या है? देखिए, मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के अपने इंटरेस्ट हो, ठीक है, जबकि एज ए डायरेक्टर उन्होंने कमिट किया है कि दे रन द कंपनी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, लेकिन सम टाइम हमारे पर्सनल इंटरेस्ट ओवरराइड कर जाते हैं किसको? कंपनी के इंटरेस्ट को, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को बच्चों। दैट्स व्हाई फिर क्या होता है, मिसस्टेटमेंट्स होना शुरू हो जाती है। फिर द मैनेजमेंट आपको, शेयर होल्डर्स को गलत रिपोर्ट करती है, वो उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिखाती है, एसेट्स की पोजीशन ज्यादा दिखाती है, और जिससे शेयर होल्डर्स दे फील हैप्पी, लेकिन इनफैक्ट कंपनी की वो पोजीशन नहीं होती। जब हिस्ट्री में बड़े बड़े इस तरह के फ्रॉड्स, बड़े बड़े कोलैप्सेस हुए, कंपनियां बैठ गई, तो फिर शेयर होल्डर्स ने फैसला किया कि जब जब आप इसको आप समझें, एक होता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। जहां भी बच्चों प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होगा ना, तो वहां प्रॉब्लम आ जाएगा। तो शेयर होल्डर्स ने कहा कि क्यों ना, अगर हमने कंपनी चलाने के लिए अपने एजेंट्स अपॉइंट किए हैं, डायरेक्टर्स और एंड सो ऑन मैनेजमेंट, तो क्यों ना हम अपने जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझिएगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट डायरेक्टर्स अप्रूव करके शेयर होल्डर्स को भिजवा रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स ने कहा कि दैट कैन बी फ्रॉडुलेंट, दैट कैन बी मैनिपुलेटेड, ठीक है, दैट कैन बी मिसस्टेटेड। तो उन्होंने कहा कि जनाब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शेयर होल्डर्स के पास भेजने से पहले शेयर होल्डर्स ने अपना एक और एजेंट अपॉइंट किया जिसका नाम दिया एक्सटर्नल ऑडिटर।
ठीक है। इस ऑडिट, ये जो हम ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं बच्चों, ये एक होता है इंटरनल ऑडिट, वो बाद में पढ़ेंगे। एक होता है बच्चों इंटरनल ऑडिट, वो बाद में पढ़ेंगे। ये कौन से हम ऑडिट की बात कर रहे हैं, मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। ये मैं कौन से ऑडिट की डेफिनेशन अब बताने जा रहा हूं आपको। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं प्लीज बच्चों रिप्लाई करें। शाबाश। एक्सटर्नल ऑडिट का दूसरा नाम है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है बच्चों। तो ये हम बात कर रहे हैं। तो फिर शेयर होल्डर्स ने अपना एक एजेंट अपॉइंट किया बच्चों, जिसका नाम है एक्सटर्नल ऑडिटर, और उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, सिर्फ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बस, कि जाएं आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करें, और रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के बाद हमें बताएं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो मैनेजमेंट प्रिपेयर करके हमें भिजवा रही है, आया ये सही है या नहीं। इसके लिए स्टैंडर्ड की प्रॉपर बच्चों वर्डिंग है, वो बाद में समझाऊंगा। लेकिन अब आपको समझ आ गई कि जब कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे तो जल्दी से मुझे बताएं कि एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो कंपनी का ऑडिटर बन के जाएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, किस चीज के बारे में उसे ओपिनियन देनी है। जल्दी से रिप्लाई करें प्लीज। शाबाश। और रिप्लाई करें सारे बच्चे, लगता है सब लोग बोर हो गए। जी बच्चों रिप्लाई करें प्लीज। जी जी बच्चों, जी शाबाश। हमने द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इज कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि प्रिपेयर की हैं, किसने बच्चों, मैनेजमेंट ने, जो प्रिपेयर्ड बाय, विच इज प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, उसको जाके वो क्या करे। अब मैं अपनी बेसिक डेफिनेशन की तरफ आता हूँ कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, किसके बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में उसे ओपिनियन देनी है। और बच्चों आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। चाहिए Oh, good. Yes. Written evidence is more reliable than oral. Okay, जी. Okay, जी. Okay. Good, good, good. Written evidence is more reliable than oral evidence. Yes, बच्चों. तो evidence written होना चाहिए बच्चों. तो हम obtain करेंगे evidences, और उस evidences basis पर opinion form करेंगे कि आया financial statements सही बनी है या नहीं। और ऑडिट में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में वर्डिंग यूज करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रू एंड fair view in all material aspects। ये जो हम कहते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं, तो उसके लिए हमें जो स्टैंडर्ड वर्ड यूज करना है वो वर्ड क्या है बच्चों, ट्रू एंड फेयर व्यू। हम हर बात को समझेंगे बच्चों कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है। हम जब ऑडिट में ओपिनियन देते हैं तो इसके लिए या तो ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड यूज करते हैं या प्रेजेंट फेयरली। तो बच्चों रैप अप करता हूँ चिनापेला, ये ऑडिट नाम क्या है। अगर अब हम बात करें कि जब एक एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर जब उसे ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो उसका प्राइम काम क्या है, ऑडिटर हैव टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन किस चीज के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही। ओके बच्चों। और उसके लिए उसे क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए। और एविडेंस कैसे ऑब्टेन करेगा, वो एग्जामिन करेगा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को। बच्चों मेरा लास्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या होता है। जी बच्चों फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स किसे कहते हैं बच्चों, रिप्लाई करें प्लीज बच्चों। व्हाट इज फाइनेंशियल रिकॉर्ड। जी बच्चों प्लीज रिप्लाई करें। रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू ट्रांजैक्शंस, लेकिन जवाब दें।
समरी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नो बच्चों, यस दैट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लेकिन ये नहीं, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई ना जी। फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वही लफ्ज यूज करें, कोई एग्जांपल देके बताएं बच्चों, कोई एग्जांपल बोलें। ओ वेरी गुड, आप सही जवाब आना शुरू हुए हैं। मैं एग्जांपल देता हूं मैं आपको जनाब। देखिए हमने ऑडिट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, एक स्टेप पीछे जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर्स, और लेजर्स के पीछे होती है डे बुक्स, और डे बुक से पीछे है बच्चों सारा रिकॉर्ड, जिसमें इनवाइसेस हैं, जिसमें बिल्स हैं, जिसमें वाउचर्स हैं, जिसमें कैश बेसिकली वाउचर, बैंक वाउचर, व्हाटसोएवर, एक लंबी लिस्ट है जिसमें जब भी ट्रांजैक्शन होती है, अगर कोई नॉन करंट एसेट है तो उसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट होंगे, अगर कोई लोन लिया है तो उसका कोई लीगल एग्रीमेंट होगा बच्चों, एंड सो ऑन। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैक पे जो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखें। सेल्स है ना, तो मैं सेल्स इनवाइसेस को कुछ देखूंगा ना, सेल्स के रिकॉर्ड को ही देखूंगा ना, तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की समरी होती है। इसके बारे में मुझे ओपिनियन देने के लिए रिकॉर्ड को वेरीफाई करना होगा। ओके बच्चों, तो आज की डिस्कशन में हमने बड़ा बेसिक्स की कॉन्सेप्ट समझा है कि ऑडिट क्या होता है। अब मुझे एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं, हमारे पास अराउंड 10 मिनट्स हैं। उसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो पर्सन, अब आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब देना है कि ये जो पर्सन जिसको शेयर होल्डर्स ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप जाएं ऑडिट करें जी, ये विद मैनेजमेंट से पिक कर लें या हम किसी किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को पिक करें बच्चों? जी बच्चों, क्या रिप्लाई है आपको कि ये जो पर्सन जिसको हम ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ये पर्सन हम जिसको हम ऑडिटर का नाम दे रहे हैं, इसको हम मैनेजमेंट से पिक कर लें या कोई एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए? क्या बात है, जबरदस्त बच्चों, जबरदस्त। आप ये देख लें कि आज की एक बेसिक ओवरव्यू के अंदर आपकी काफी सारी लर्निंग हो गई बच्चों, ठीक है? अच्छा, गुड 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 गुड, शाबाश, और गुड, यस यस, 100% लोगों ने कहा कि मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो मुझे इसकी भी जब वजह बता दें, क्यों वजह, रिप्लाई करें बच्चों कि क्यों उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्या हो गया, इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? जी बताएं प्लीज बच्चों। जी बच्चों, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? वेरी गुड, वो मैनेजमेंट को फेवर कर देगा। हो सकता है मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या किए हुए हों, मिस स्टेटमेंट्स की हुई हों, ठीक है? अगर आपके उनके प्रॉफिट्स अगर 10 करोड़ के हैं तो हो सकता है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए 25 करोड़ के प्रॉफिट्स दिखाए हों, एसेट्स की पोजीशन अच्छी दिखाई हुई हो, लाइबिलिटीज को अंडरस्टेट किया हो, और शेयर होल्डर्स को और अदर स्टेक होल्डर्स को डिसीव करने की कोशिश कर रहे हों, और अगर पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो प्रॉपर ऑडिट नहीं करेगा, और जो मिस स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में की होंगी उसको हाईलाइट नहीं करेगा, ठीक है? तो अगर एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो उसकी ओपिनियन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, उसकी ओपिनियन की क्रेडिबिलिटी जनाबेला नहीं रहेगी। ओके बच्चों, आपने कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा भी होगा कि ऑडिटर को जनाबेला क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन, वो जो बच्चों डिस्क्वालिफिकेशन है उसमें से जो मेजोरिटी डिस्क्वालिफिकेशन है उसका मकसद ही क्या था कि कंपनी का डायरेक्टर ना हो, कंपनी के डायरेक्टर में उसकी स्पाउस ना हो, ठीक है, उसका कोई बिजनेस रिलेशनशिप ना हो। अगर इस तरह की चीज होगी तो वो बायस्ड हो सकता है, उसकी ओपिनियन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है बच्चों, ठीक है जनाबेला? तो ये आज हमने बच्चों ऑडिट की डेफिनेशन सीखी। ये ऑडिट क्या है? ऑडिट में आप वेरिफिकेशन करते हैं, एग्जामिन करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, और उसकी बेसिस पर आप एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, और एविडेंस मस्ट बी रिटन, और उस एविडेंस की बेसिस पे बच्चों आप ओपिनियन फॉर्म करते हैं। और किस चीज के बारे में ओपिनियन फॉर्म करते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि मैनेजमेंट ने बनाई हैं, क्या आया वो ट्रू एंड फेयर व्यू? मैं बताऊंगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू होता क्या है, दे रही है या नहीं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे पूरे
ऑडिट में हमें जनाबिला समझना बड़ा जरूरी है, वो है मटेरियल एस्पेक्ट। लेकिन आज की डिस्कशन में मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं आज के डिस्कशन में आपको बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा था कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि ऑडिटर हैव टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether the financial statements give true and fair in all material aspects in accordance with standards. In accordance with accounting standards. ठीक है जी, इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक हो गया जनाब अल्लाह। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कौन से, एप्लीकेबल। ठीक हो गया बच्चों। तो इंशाल्लाह ताला इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी देखते जाइएगा, ये जो हमने बोला है ना वेरिफिकेशन बच्चों, ये जो वेरिफिकेशन बोला है ये आपके काफी सारे चैप्टर्स को कवर करेगा। ये जो हमने एविडेंस की बात की है, या आपका जनाबिला ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर है बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से जी मैं अभी आपके लास्ट 2-4 मिनट में आपके क्वेश्चन को मजीद आंसर कर दूंगा जनाबिला। ठीक है, तो आपका ये जो ओपिनियन है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ये आपके सच डिस्कशन हो रही है ना ऑडिट की बच्चों, कि आप समझ लें कि आपकी आधे से ज्यादा किताब कवर हो जाएगी अगले 10-12 लेक्चर में। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इसी तरह पार्टिसिपेशन करते रहिएगा, आप चीजों को पूछते रहिएगा जनाब। तो मेरे पास लास्ट कोई 5-6 मिनट्स हैं। आपकी जो क्वेश्चन है मैं चैट बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ। जो जो क्वेश्चन है आज की डिस्कशन के हवाले से बच्चों, मैं उसको आंसर करता हूँ जनाब। आप क्वेश्चन पूछते जाएं, वन बाय वन उसे आंसर करता हूँ। जी बच्चों, एक्सटर्नल ऑर्डर भी करप्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। करप्ट तो कोई भी हो सकता है, इंडिपेंडेंस को तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। अगर वो चीजें कल को सामने आ सकती हैं तो पाकिस्तान में आई कैप और रेगुलेटरी अथॉरिटीज उसके फेस एक्शन ले सकती हैं जी। जी मैं इंशाल्लाह ताला मैनेजमेंट से डिस्कस कर लूंगा कि वो कोई व्हाट्सएप अगर ग्रुप बना लेते हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला बन जाएगा, तो अ, उसके ऊपर मैं नोट्स वगैरह बाकी चीजें शेयर कर लूंगा जनाब। जी जी, हमारी क्लास बच्चों 6:45 से 7:45 तक है, 8:45 तक नहीं है। ठीक है जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमें 15 मिनट्स का टाइम मिल जाए जिसमें हम 6:45 से अपना क्या कहते हैं मगरिब की नमाज पढ़ लें। ठीक है, अदरवाइज 2 से 4 दिन के बाद रमजान शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली टाइमिंग चेंज हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह 102 दिन के अंदर जो भी मैनेजमेंट की तरफ से एक बेहतर डिसीजन होगा बच्चों के लिए, वो इंशाल्लाह हो जाएगा बच्चों। जी बच्चों, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, एक्सटर्नल ऑडिटर को कौन कंट्रोल करेगा जनाबेला। पाकिस्तान में तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं प्राइमरली वो कंपनीज का ऑडिट कर सकते हैं, और उनको रेगुलेट करने के लिए बच्चों गवर्नमेंट की अथॉरिटीज भी मौजूद हैं। ठीक है, एससीसीपी कर सकता है, और जो आई कैप भी एक है जो इंटरनल मॉनिटरिंग करता है आई कैप के बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कोड ऑफ एथिक्स को बच्चों। ठीक है जी बच्चों, मैं अपना नंबर आप मैनेजमेंट से ले सकते हैं, या जैसे ही हमारा ग्रुप बन जाएगा तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं। लेकिन बच्चों जो भी आपके क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, ठीक है जी, वो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन हम ऑडिट की पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी जनाब। अच्छा जी, अच्छा जी, इज ओपिनियन ऑफ ऑडिटर इज अ लीगल स्टेटमेंट सो वी कीप दिस सब्जेक्ट सेपरेट लॉ एंड ऑडिट। जी बिल्कुल सेपरेट रखें, कि ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ है, बात करेंगे जनाब। उसके अलावा दैट्स इट बच्चों। मैं वेट कर रहा हूँ, हमारे पास हैं 2 से 4 मिनट बच्चों। तो बच्चों ये डेफिनेशन को इतना इम्पोर्टेंट है समझना, कि अगर आपने पहले 8 से 10 दिन चीजों को समझ लिया, ठीक है, तो आप बहुत बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर। ठीक है, तो हमारे लास्ट 4 कंसेक्टिव सेशन से मुल्तान में बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, मुल्तान के स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग भी इसी तरीके से चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन। जी मैं भी बात कर लूंगा मैनेजमेंट से कि किस तरीके से हम ग्रुप के जरिए अपने नोट्स को इंफॉर्मेशन को कैसे शेयर कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट कांटेक्ट या कोऑर्डिनेट करना चाहें तो वो किस तरीके से करेंगे। इंशाल्लाह ये 1 से 2 दिन में हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है,
तो आपने बस चीजों को क्लियर रखना है, डिले नहीं करना कि अच्छा आज बात समझ नहीं आई तो हम सर से 2 दिन बाद पूछेंगे, अगला टॉपिक मिस कर गए तो उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा। जी बच्चों ठीक हो गया? चलें चलें चलें, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। ठीक है, हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे कल यहीं से। 8 से 10 दिन हमें ना कोई बुक की जरूरत, ठीक है, ना कोई हमें बेसिक नोट्स में इंशाल्लाह ताला आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दैट सेशन। बड़ा अच्छा लगा बच्चों, आपकी पार्टिसिपेशन इसी तरह ही चलती रहनी चाहिए जनाब अल्लाह। और मुझे जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करते हैं बच्चों, मुझे उतनी ही ज्यादा खुशी होती है बच्चों के अपना क्या कहते हैं कि पार्टिसिपेशन की वजह से। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज एंड आई एम क्लोजिंग माय सेशन। थैंक यू। जी सर, ठीक है सर, मैं सेशन एंड कर दूं सर?